हम नहीं, सड़क पर ढेर होने के लिए तैयार हो रही एक संभावना हो। लेकिन दादाजी, दादाजी, इन सब का एंड क्या है? बेटा, जब तक एक ठोस शुरुआत नहीं होती हमारे घरों से, तब तक ये सब चलता रहेगा। जानते हो बेटा, आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है हमारे सामने भ्रष्टाचार और काला धन। भ्रष्टाचार और काला धन? हां बेटा, आतंकवादी एक बम से 30-40 लोगों को मारकर चले जाते हैं, लेकिन ये लोग इस देश की जनता को रोज तिल तिल मारते हैं। 120 करोड़ लोगों का हक 100 जीवों में घुस जाता है। ये हमें मीठे जहर से हर दिन मारते हैं। देखो जरा गोरखनाथ के घर को। ये है गोरखनाथ जी का घर। उस जमाने के IAS, जब देश को इनके जैसे काबिल अफसर की जरूरत थी। बेटा अमेरिका में भारत का नाम रोशन कर रहा है। अरे, लेकिन ये भाभी जी क्या कर रही हैं? ओहो, नए कंगन। इस साल की बाढ़ की कमाई है। सरकार के राहत कोष की घोषणा होते ही भाभी जी का गहना लॉकर लील जाता है, जैसे लील जाती है उफनती नदी लोगों को। और गोरखनाथ जी अपनी बीवी की सूनी गर्दन, सूनी कलाई नहीं देख सकते। ये लो, आ गए गोरखनाथ जी। अजी, आज तो जल्दी आ गए। हाँ, अब मैं इतना सीनियर हो गया हूँ कि काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतने सालों से देश सेवा ही तो कर रहा हूँ। रहने दो, काम भी नहीं करते और बिजी भी रहते हो। वो तो रहना पड़ता है। ये लो। अरे वाह, वारी जाऊं मैं तो, कोई काली नजर ना लगे। टेंडर पास हो गया ना? हाँ भाई हाँ, तुम्हें दिल्ली में नई कोठी दूंगा। रहने दो, कंगन देकर बहला दिया। अच्छा सुनो जी, आज मॉल गई थी। अरे क्या हार देख कर आई हूँ, दिलवा दो ना प्लीज, तुम्हें रोनू की कसम। ओह डार्लिंग, डोंट वरी। रोनू भी अगले महीने अमेरिका से आ रहा है। उसे भी तो मर्सिडीज लेकर देनी है। चिंता मत करो, भारत सरकार की मजदूरों के लिए नई योजना आ रही है। तुम्हारे गहने भी आ जाएंगे और पुत्र की गाड़ी भी। अच्छा सुनो जी, वो मंत्री जी का फोन आया था। वो अपनी बेटी की शादी हमारे रोनू से करना चाहते हैं। क्या कह रही हो पलक? हाँ, भाई मोहन जी की इकलौती बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। वाह, आज मैं बहुत खुश हूं। आज सारी दुनिया उनको जानती है, मंत्री हैं। पलक, मेहनत से इंसान सब कुछ पा सकता है। भाई मोहन के पास क्या था? भूखे मरते थे। देखते देखते, सड़क बनाते बनाते, देश की सेवा करते करते इतने बड़े आदमी हो गए। अब तो उनके पास कई मॉल्स है, फैक्ट्रियां हैं, बड़े समाज सेवी हैं। विधायक से शुरू किया था और आज यहाँ हैं। क्या बातें हो रही है गोरख जी? अरे मंत्री जी आप, नमस्कार नमस्कार। आइए 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 ना। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार नमस्कार। हेलो संपत जी। जीवन जी कैसे हैं? हाँ हाँ, अच्छा हूँ। नमस्कार नमस्कार। आज तो मेरे भाग्य खुल गए। बड़े बड़े महानुभाव हमारे घर। गोरख, आज कुछ जानना चाहते हैं हम तुमसे। भाई, बड़ी समस्या आ गई है। पहले हम इतने आराम से काम करते थे कि दाएं हाथ का पता बाएं हाथ को नहीं चलता था। अब RTI, लोकपाल, PIL का झमेला। क्या बताऊं, इस देश में लोग आराम से काम भी नहीं करने देते। बताओ, देश की सेवा करते करते इतने साल हो गए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई।
बाबा है, हाथ धोकर पड़ गए हैं काले धन के पीछे। काला धन? कौन सा काला धन? भाभी, उनका कहना है कि मंत्री जी ने मेरा मतलब है कि किसी भी अवैध खनन के जरिए सरकारी विकास योजनाओं के धन की चोरी करके जो धन विदेश में जमा किया है वह काला धन है। उनका तो मानना है कि देश में भी इसकी मात्रा अथाह है। अड़ गए हैं सारे काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देने में। सोच कर ही डर लगता है, तब हमारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, मेरी चौथी पीढ़ी का ठीक से पालन पोषण कैसे होगा? कुछ सोचिए सर। कल देखा बाबा टीवी पर क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि 89 प्रकार की तो लगभग 20,000 लाख करोड़ तो भू संपदाएं हैं हमारे देश में। कुछ भ्रष्ट और बेईमान लोगों ने इसे बेचकर देश और विदेशों में धन जमा करवा दिया है। बाबा जी जब भी टीवी पर आते हैं तो लगता है कि मुझसे ही बात कर रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो। कल तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी मुझसे हिसाब मांगने लगी कि हमारे पैसों पर कौन सा देश ऐश कर रहा है। हाँ, वो भला क्यों? टीवी। आजकल महिलाएं सास बहू का सीरियल कहां देखती हैं? दिन भर बाबा बाबा बाबा। बाबा ने कहा है कि जिसे हम काला धन कहते हैं वही काला धन स्विट्जरलैंड आदि 70 टैक्स हेवंस देशों के बैंकों में जमा हो जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली में वो काला धन एक्सटर्नल डेट्स अथवा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में जमा हो जाता है। भारत में भी वही काला धन जब मॉरिशस रूट से आता है तो अपने ही देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब दिन भर बाबा जी को टीवी पर सुनने के बाद मुझसे पूछती है मेरी बीवी कि बताओ जी, हमारा इन्वेस्टमेंट कहां कहां है? हाँ, तो इसका मतलब हमने जो इतनी मेहनत से पैसा बनाया सब कुछ छीन लिया जाएगा? नहीं भाभी जी, इतना आसान नहीं है हमसे टकराना। हम खेले खाए लोग हैं। अच्छा, वैसे ये काला धन लगभग होगा कितना? कितना दिल दुखता है जब हमारे धन को कोई काला धन कहता है। देखिए, मैं वकील हूं। बाबा के कहे सारे तथ्यों की जांच की। कमाल है, सब का सब सही निकला। जीवन भाई साहब, मुझे बताइए तो सही, कितना है ये काला धन? यही कोई 400 लाख करोड़। हाँ, 400 लाख करोड़? ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी GIF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, टैक्स जस्टिस नेटवर्क तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विश्व की आर्थिक संस्थाओं के अध्ययन, दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के अनुमान और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापी गई मुद्रा से पता चला ये सब। मंत्री महोदय, आप इतने शांत क्यों हैं? शांत नहीं, सोच रहा हूं इस ताले की चाबी के बारे में। हमने ऐसी समस्याओं के हल चुटकी में निकाले हैं, पर इस बार पाला हमारा किसी योगी संत से पड़ा है। तो क्या ये मुहिम सफल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जीवन, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमारे ही खिलाफ आंदोलन करने वाले हो। नहीं मंत्री महोदय, मैं तो बस भाभी जी को बता रहा था। अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं होता। यहां अपना राज है, बड़े बड़ों को देखा है, देख लूंगा। हम सब मिलकर इतने दिनों से राज करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाबा सब कुछ ले आएंगे, हमारे वाला कमीनापन कहां से लाएंगे? बापू तेरे देश का हाल बड़ा बेहाल है। बापू तेरे देश का हाल बड़ा बेहाल है। राज
का हाल बड़ा बेहाल है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। कैसा ईश्वर कैसा अल्लाह, चहूं और कुर्सी का हल्ला। ये भी दल्ला वो भी दल्ला, लूट रहे सब देश का गल्ला। बस कुर्सी की खातिर ही ये राजघाट पर आते हैं। छुरी बगल में दुबकाए ये नाम राम का गाते हैं। तेरी लाठी से क्या होगा, मोटी इनकी खाल है। बापू तेरे देश का हाल बड़ा बेहाल है। तेरे नाम से इनको मतलब, तेरे काम से काम नहीं। इनके दिल में बापू तेरा तो कौड़ी का दाम नहीं। ये माँ के दलाल है बापू, ये तुझको क्या छोड़ेंगे। लेकिन हमने भी ठानी है, धड़ा पाप का फोड़ेंगे। बर्गर पिज्जा कोक नहीं, यहाँ रोटी का सवाल है। बापू तेरे देश का हाल बड़ा बेहाल है। बापू तेरे देश का हाल बड़ा बेहाल है। बापू तेरे देश का हाल बड़ा बेहाल है। अब सार्थक को कहाँ समझ में आना था बापू का देश। दादाजी किताबों से जानते हैं, अपने जमाने की कहानियों से जानते हैं, और सार्थक को संजू बाबा ने बताया। बापू बोले तो गांधी गिरी। पिछले दिनों सार्थक को दादाजी गांव ले गए थे खेत घुमाने। कल वो भी दादाजी को मॉल घुमा लाया। बापू तेरे देश का हाल बड़ा बेहाल है। बापू देखा ना ये दृश्य, क्या खूब तरक्की की है तुम्हारे भारत ने। राष्ट्रपिता, आपको तो ऊपर से धुंधला धुंधला दिखता होगा ना बापू। मैं नीचे से साफ साफ देख सकता हूं, देख रहा हूं कि आप मिटते जा रहे हो हमारे बीच से। अब तो स्केच बन गए हो बापू। आधा गोला, एक डंडा और कुछ सुनने की कोशिश करते एक कान जैसा कुछ। तुम्हें हमने बस 2 अक्टूबर और 30 जनवरी का विज्ञापन बना दिया है। बापू तुम हमारे लिए हमेशा तस्वीर से जीवन में उतरे, लेकिन बापू कुछ लोगों के लिए तुम कागज पर छपे वो भगवान हो जिसके लिए वो शैतान बन जाते हैं। सारे आदर्श भूल जाते हैं जो तुमने स्थापित किए हैं। अहिंसा का पुजारी बैगों में पड़ा मुस्कुराता रहता है, जिसको बैगों में भरने के लिए इतनी हिंसा होती है। बापू तुम्हारे ही देश में टेबल के नीचे एक जेब से दूसरी जेब में डाल दिया जाता है। तुम्हें हम दिलों में रखते हैं और वो जेबों में। तुम्हें तो 2 मिनट में एक देश से दूसरे देश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर निकलना पड़ता है तुम्हें उस देश के महानायक की शक्ल में। तुमने तो काले गोरे का भेद मिटाने से जंग की शुरुआत की थी ना। अजीब बात है, कागज पर छपी तुम्हारी तस्वीरों का बंडल अब काला धन कहलाती है। दादू, किससे बात कर रहे हो आप? बापू से। बापू से? खैर छोड़ो, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? अच्छा था दादू, इनफैक्ट बहुत अच्छा था। अपने शहर में एक कमाल का मॉल बन रहा है दादू, पूरे 1 किलोमीटर में। वी कैन गो एंड बाय एवरीथिंग फ्रॉम देयर। और सबसे गुड न्यूज तो यह है दादू
कि उसके बगल में जो एक गंदी सी झोपड़पट्टी थी ना, इसी बहाने वो भी साफ हो गया। चुप हो जाओ, उस गंदी झोपड़पट्टी में भी इंसान रहते थे। दादू, वाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस? ऐसा मैंने क्या कह दिया? बेटा, ऐसा सिर्फ तुम नहीं कहते, बल्कि आजादी के बाद आजादी की टकटकी लगाए 80% से ज्यादा भारत ऐसा रोज सुनता है। बेटा, गर्व है ना तुम्हें ये चमकता हुआ शहर देखकर? दादू, एक तरफ आप कहते हो कि डेवलप कंट्री चाहिए, और अदर साइड यू आर थिंकिंग लाइक दिस। इतनी अच्छी बिल्डिंगें हैं, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स है, इंस्टीट्यूट है, सारी फैसिलिटी होती है शहर में। गांव के लोग भी आकर जॉब कर पाते हैं शहर में। तुम्हें पता है बेटा कि गांव के कई चिरागों की रोशनी पीकर शहर की एक स्ट्रीट लाइट जलती है। मुझे शहर के सजने से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कलेजा तो सिर्फ तब फटता है जब देखता हूं दियों को बुझते हुए और एक लाइट को जलते हुए। बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां अंधेरा है, बस इतना कह रहा हूं कि हमारी आंखों के सामने इतनी तेज रोशनी है कि कुछ दिख नहीं रहा। माय डियर दादू, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट डू यू वांट टू से? दादू, यू नो, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि आप बातें कर रहे हो या पोएट्री। व्हाट डू यू वांट टू से? प्लीज टेल मी सीधा सीधा। ये जलेबी मत बनाओ प्लीज। बेटा, हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि जिन मकानों में हम रहते हैं, जिन मंदिरों में हम पूजा करते हैं, जिन अस्पतालों में हम इलाज करवाते हैं, जिन विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और जिन सड़कों पर हम गाड़ियां चलाते हैं, देश का ये सारा निर्माण देश के गरीब मजदूर व कारीगर ने किया है। वो गांव में रहते हैं, वो झुग्गियों में रहते हैं, वो हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में मुट्ठी भर लोग उनका अपमान करते हैं। सॉरी दादू, मैं आगे से किसी इंसान को गंदा नहीं कहूंगा। आई एम वेरी सॉरी। बेटा, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, गलती हमारी है। नहीं संभाल पाए आजादी जैसी नायाब चीज को। बताओ, 121 करोड़ लोगों का अन्नदाता किसान अभी किस हालत में है जानते हो बेटा? भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारे शहर वाले गांव का दिया खाते हैं। उनके श्रम का उचित मूल्यांकन होना बाकी है। मजदूर हमारे जीवन दाता हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनका अपमान करना गलत है। आई एग्री। दादू, अब गांव में भी अपने राइट्स के लिए अवेयरनेस आ रही है। आपने ही तो दिखाया था। ये देखिए, आपके गांव की चौपाल। देखो भैया, आजादी के बाद भी अगर भारत के 50% लोग अनपढ़ हैं, हमें अपने देश की भाषाओं में उच्च तकनीकी शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। गरीब और अमीर के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। शिक्षा में चरित्र निर्माण के लिए संस्कार और योग शिक्षा का समावेश नहीं है। हमारे पूर्वजों के ज्ञान, जीवन और चरित्र के बारे में हमारी शिक्षा व्यवस्था में अपमानजनक बातें पढ़ाई जाती हैं। तो क्या ये सब हमारी शिक्षा व्यवस्था की असफलता नहीं है? हाँ चाचा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब एक बात सुनो, भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार विद्यालयों में शिक्षा के लिए प्रवेश पाने वाले 18 करोड़ विद्यार्थियों में से केवल 1 करोड़ विद्यार्थी ही अपने उच्च शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य में सफल हो पाते हैं। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। एकदम सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल एकदम सही। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। 64% देश के लोग
बीमार होने के बाद उपचार नहीं करा सकते। उन बीमार लोगों को हम तड़पते बिलखते मरने के लिए छोड़ देते हैं। और जो 35% लोग इलाज भी करवाते हैं तो उसमें 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश के लोगों के धन का दोहन मात्र रोगों को नियंत्रित करने में होता है। और इनमें भी लगभग 50% लोग मेरी तरह अपनी जमीन और घर बेचकर या गिरवी रखकर इलाज करवाते हैं। अरे ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामयाबी नहीं है तो और क्या है? काका काका काका, आराम से आराम से आराम से काका, बैठ जाओ बैठ जाओ। भैया एक बात तो हम भी कहना चाहते हैं। गुलामी के समय जो 34,735 कानून अंग्रेजों ने हमें लूटने, शोषण करने और सदियों तक हमको गुलाम बनाने के लिए बनाए थे, उन कानूनों को हमने आजाद भारत में क्यों लागू कर रखा है? हाँ, क्यों लागू कर रखा है? हाँ, क्यों लागू किया हुआ है? सही कह रहे हो, इसके ऊपर तो हमें सोचना चाहिए। चचा, जुम्मन मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब 100 अपराधियों में से केवल 5 लोगों को ही हमारी न्याय व्यवस्था दंड दे पाती है। अब 95 लोगों को हमारी न्याय व्यवस्था में न्याय ही नहीं मिल पाता है। बताओ, भ्रष्टाचार करके देश का धन स्विस बैंक और अन्य विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है। 100 में से 30 हमारी बहन या बेटियों के साथ जिंदगी में कभी ना कभी छेड़छाड़ या उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जाती है। हर साल लगभग 1 करोड़ बेटियों की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। हर 1 घंटे में 3 बहनों की दहेज के लिए हत्या और प्रति घंटे लगभग 2 बेटियों के साथ बलात्कार होता है। अरे आतंकवादी हो या खाने पीने की वस्तुओं में जहरीली मिलावट करके 115 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधी हो, आखिर हमारी न्याय व्यवस्था इन भ्रष्टाचारियों, दहेज के लिए हत्या करने वालों, बलात्कारियों और अन्य अपराधियों को क्यों नहीं दंड दे पा रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसका सीधा मतलब है कि हमारी न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। देश की सारी व्यवस्थाओं के जड़ में न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था ही होती है। और वर्तमान में इन दोनों व्यवस्थाओं के ठीक से ना चलने के कारण ही देश में चारों ओर संघर्ष, शोषण, पक्षपात और अन्याय हो रहा है। कहीं आतंकवाद की आग तो कहीं जाति या मजहब का उन्माद और नक्सलवाद की आग है। हमारी गलत नीतियों और गलत व्यवस्थाओं के कारण ही देशवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अरे क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ। अरे दवा दारू का होश तो है ना, यहीं बतियाए रहो बैठे बैठे। हाँ। अरे चुपचाप बैठ जाए, यहाँ बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, तू बैठ। अरे क्या बातें हो रही? घर में खाना धरा है, चलो। अरे भाड़ में गया खाना और भाग में गया घर। घर से बड़ा होता है देश, और ये देश के मुद्दों के ऊपर बातचीत चल रही है। हमेशा छोड़ दिए हमने ये मुद्दे, कभी गंभीरता से इन मुद्दों पर बातचीत नहीं की, तभी आज देश का ये हाल हो रहा है। अरे पहले अपना हाल तो संभालो। अरे मेरा हाल भी इसी वजह से हुआ है। अगर देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक होती तो मैं आज इतना बीमार ना होता। चुपचाप बैठ जा यहीं पर। ठीक है ठीक है, सुने हम भी क्या बता रहे हो तुम? सुन लेगी तो तेरे फायदे की बात है। चल बेटा, कुछ कह रहा था तू, बोल। हाँ काका, मैं एक बात कह रहा था।
एक तरफ देश का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 50 लाख करोड़ रुपए है, मतलब देश के कारखानों, खेतों, सेवाओं के सभी क्षेत्रों एवं कुशल कारीगरों के हाथों होने वाला उत्पादन 50 लाख करोड़ रुपए का है। राज्य और केंद्र सरकारों, स्थानीय नगरपालिकाओं